सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और आज का वीडियो है सिंडिकेट बैंक पीओ की तैयारी कैसे की जाए, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। और ऐसा नहीं है कि 17 से आप कुछ सीखकर 18 में एंटर नहीं किए। और आपको मैं बता भी दूं कि ये आईबीपीएस से टोटली डिफरेंट एग्जाम होने वाला है। कैसे, मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए सिंडिकेट बैंक पीओ के लिए। बिकॉज जो बच्चे भी 17 में बहुत सारा एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं और उनकी तैयारी अच्छी थी, तो वो सिंडिकेट बैंक पीओ की जो रिक्रूटमेंट है वो पक्का वो फिलअप किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे मैं बोल रहा था कि सिंडिकेट बैंक आईबीपीएस एग्जाम नहीं करवाता है और आईबीपीएस का, और आपको यह भी पता है कि सिंडिकेट बैंक पीओ के एग्जाम में प्री के एग्जाम नहीं है, इसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा, वो मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, राइट। अब सबसे बड़ी बात है कि सिंडिकेट बैंक जो एग्जाम है वो आईबीपीएस कंडक्ट नहीं करवाता है। ठीक है, और आपको सभी को पता है कि आईबीपीएस का मेंस एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू जो बैंक ऑफ मणिपाल एग्जाम करवाता है। ठीक है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एग्जाम हुआ था बीओबी का 17th वाला, मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये जो बैंक ऑफ मणिपाल एग्जाम करवाता है इसके पेपर बहुत इजी होते हैं। और इजी का मतलब कि आपके कंपटीटर बहुत ज्यादा होंगे, उनको कंपीट करने में थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर यही एग्जाम आईबीपीएस करवाता तो पैटर्न थोड़ा हार्ड होता। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर आपका कमांड अच्छा है डीआई के ऊपर, पजल के ऊपर थोड़ा बहुत भी, तो आप बाकी सारे अपने कंपटीटर को कंपीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर टोटली डिफरेंट है। तो क्या क्या पैटर्न है, आपको कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या स्पीड टेस्ट देना, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि सिंडिकेट बैंक में 4 टॉपिक है, जनरली सारे एग्जाम में यही होता है। तो पहला जो टॉपिक है वो जीके है, राइट। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके पास मैथ। थर्ड टॉपिक जो है वो है रीजनिंग एंड फोर्थ टॉपिक जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इंग्लिश। ठीक है, और एक टॉपिक और है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जब आप ये क्वालिफाई करोगे तभी आप डिस्क्रिप्टिव आपके पेपर चेक होंगे, आप सभी को पता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव का बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपको इतना बता दूं। ठीक है, देखो जनरली जीके, और ये मैं बता दूं, बार बार मैं बोल रहा हूं पेपर बहुत इजी होने वाला है और कट ऑफ जो जाने वाला 130। ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस आरआरबी मेंस, एसबीआई पीओ मेंस की तरफ 51, 55, 60, 65 कट ऑफ जाने वाला है। कट ऑफ हाई जाएगा, पेपर बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो जितने भी सेक्शन में जितने भी टॉपिक है आपको A to Z प्रिपेयर करना है। और मैं आपको बता दूं एक एक सेक्शन को अच्छे से इंटरप्रेट कर। जीके में आपको क्या पढ़ना है, जीके में आपको देखा गया है लास्ट ईयर यानी कि 17 में जितने भी एग्जाम हुए हैं बैंक के, हार्डली लास्ट 2 और 3 मंथ के जीके ही आ रहे हैं। अब बच्चे लोग के माइंड, जो बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं वो थोड़े से नर्वस होते हैं, बिकॉज बोलते हैं भैया बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके। देखो, ये बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, ये दोनों टॉपिक मिलाकर अगर कवर भी करेगा तो 10 नंबर से ज्यादा कवर नहीं करने वाला है। ये मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं सारे बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, मैं नोट्स भी दूंगा और मैं देता भी हूं। तो आउट ऑफ 10 2 या 3 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही सकते हैं, ये तो श्योर शॉट है ना। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर में अगर आउट ऑफ 50 मैं 10 हटा भी दूं, पहले मैं आपको मार्क्स दिखा दूं, ये 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ये भी 50 और रीजनिंग भी 50, ये भी 50 और 50, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 200, और जो ये मार्क्स कैरी करेगा वो भी 200। और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा वो होगा 120 मिनट्स, दैट मींस 2 घंटा का एग्जाम है। ठीक है, तो अगर जीके में अगर आप लास्ट 2 और 3 मंथ के जीके को अच्छे से पढ़ते हैं, अब एक साइड के ऊपर ही आप डिपेंड मत रहना, क्योंकि अगर आप एक साइड से सब कुछ पढ़ते हैं, मान लो आप बैंकर्स अड्डा फिर या फिर ग्रेड अप या फिर महिंद्रा, आप अगर पर्टिकुलर एक साइड से पढ़ते हैं तो आपके तरह बाकी सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि एक साइड से ही सारा क्वेश्चन आएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं भी नोट्स दे रहा हूं और मैंने सारे नोट्स आपको वीडियो में दिया ही हूं और मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। तो करना क्या है, लास्ट 2 और 3 मंथ के जीके आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब एक क्वेश्चन भी ना छूट जाए। तो आपको जीके में कितना स्कोर करना है आउट ऑफ 50? अगर मैं 10 नंबर स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए रिमूव भी कर दूं तो फिर भी आपके पास 40 नंबर बचता है। आउट ऑफ 40 आपको कम से कम 35 तो स्कोर करना ही करना है, और ये पॉसिबल है, देखा भी गया है रिसेंट के एग्जाम में। अगर बच्चे इस पर अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे जगह से पढ़ते भी हैं, तो वो बच्चे अच्छे स्कोर कर भी रहे। तो इसमें अगर आउट ऑफ 50 ओवरऑल की बात करूं तो 40 तो स्कोर करना ही करना है एट एनी कंडीशन। और कितना टाइम देना है जीके में? आप मुझे नहीं लगता कि 50 क्वेश्चन करने में 15 मिनट से ज्यादा भी लगने वाला है, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी आपके स्पीड टेस्ट में भी होना चाहिए, क्योंकि स्पीड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप कहीं से भी पढ़ते हैं, मान लो जीके कहीं से भी पढ़े, कहीं से भी प्रिपेयर किए, ठीक है, वो एक आपका पॉजिटिव साइड है। लेकिन आप जितने भी स्पीड टेस्ट देते हैं ना, उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। अब मान लो आप सिंडिकेट बैंक से पहले 15 स्पीड टेस्ट दिए। 15 स्पीड टेस्ट देने का मतलब है कि हर सेट में आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 750 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 750 आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं, प्रिपेयर किए हैं। आउट ऑफ 750 क्वेश्चन आप 500 क्वेश्चन आपको याद है। बाकी जो 250 क्वेश्चन है वो भी आपको स्पीड टेस्ट में देखना है कि क्या क्वेश्चन छूट गए जो मैं नहीं कर पाया। तो संग संग आपको स्पीड टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना है और उस क्वेश्चन को भी पढ़ना है। तो मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं जीके वाले पोर्शन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो जीके को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मैं भी नोट्स दूंगा ही, जैसे हर एग्जाम में देता ही, लेकिन हाँ, सेकेंड टॉपिक है मैथ और रीजनिंग इंग्लिश। मैथ और रीजनिंग से पहले मैं मैथ को डिस्कस करता हूं, इंग्लिश को डिस्कस करता हूं, ठीक है। इंग्लिश में आपको टाइम कितना देना है? कम से कम आपको जो टाइम देना है वो 30 मिनट्स, ठीक है। और मेंस के एग्जाम में आपको पता है 2 पैसेज आने वाला है, क्लोज टेस्ट भी रहेगा, डबल फिलर भी रहेगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी रहने वाला है, एरर्स भी रहने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर के सारे रूल्स पढ़कर आप बैंक के एग्जाम में इंग्लिश पर अपने कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका सोचना बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आप ये चीज देखो कि अगर आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है तो आप सिर्फ एरर्स कर सकते हैं, वो भी आउट ऑफ 10 5 और 6 ही करेक्ट होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों का ग्रामर में बहुत ज्यादा कमांड है वो आउट ऑफ 10 की 10 एरर्स सही करेंगे। तो अगर एरर्स को हटा दूं फिर भी आपके पास 40 क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने जो नया क्लास स्टार्ट किया है इंग्लिश को लेकर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, ऊपर वाले बेल लिंक में देख लो, मैं इस वीडियो क्लिक कर लेना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है डिटेल में कि इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है बैंक के एग्जाम के लिए। तो मैंने बताया भी था कि आपको पर डे एक आर्टिकल पढ़ना है और सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, आपको थीम समझना है। जब आपकी एबिलिटी अच्छी हो जाएगी, पकड़ अच्छा हो जाएगा, जब आप एक थीम को ग्रैब करने लगेंगे, अच्छे से समझने लगेंगे, तो उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट आपको मिलने वाला है पैसेज में, ठीक है, और डबल फिलर में, क्लोज टेस्ट में उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप 2 पैसेज यानी मिनिमम 16 नंबर तो कैरी करेगा ही करेगा। आउट ऑफ 16 अगर पैसेज में, अगर आपके पास टाइम भी आप बहुत देर हो 30 मिनट, अगर 2 पैसेज अटेम्प्ट करते हैं, अगर वहां पे आउट ऑफ 16 10 स्कोर करते हैं, और पैसेज को पढ़कर थीम को समझकर 10 स्कोर करना आउट ऑफ 16 अच्छा है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। 10 यहां स्कोर करते हैं, क्लोज टेस्ट डबल फिलर भी है, तो मान लो आपको इंग्लिश में कितना स्कोर करना है? कम से कम आप लेकर चलो इंग्लिश में आपको स्कोर करना है 20। अब ये मत बोलना भैया 20 इंग्लिश में बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं। 20 आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में अगर आपका पैसेज पढ़ने का एबिलिटी अच्छा है, जो पैसेज का थीम है उसको अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि क्लोज टेस्ट भी है, न्यू पैटर्न डबल फिलर भी है। एक बात और, जितने क्लोज टेस्ट
17 के एग्जाम में ट्रेंड कर रहे थे। ये नहीं कि ओल्ड पैटर्न वाले ही क्लोज टेस्ट, उसके साथ साथ जितने भी पैटर्न आपको देखने को मिला क्लोज टेस्ट में वो प्रैक्टिस करना है। और मैं रात को डेली 10 से 11 बजे के बीच में एक क्लोज टेस्ट या डबल फिलर प्लस एक आर्टिकल डेली अपलोड करता हूं। तो आपको जब तक सिंडिकेट बैंक पीओ का एग्जाम ना हो जाए और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, तब तक आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद ही देखिएगा सॉल्यूशन कि आप पर डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो आपको आउट ऑफ 30 20 स्कोर करना है। और जितना भी मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इसकी टेस्टिंग आपको अपने स्पीड टेस्ट में करनी है। और स्पीड टेस्ट देने के बाद आपको पेपर एनालाइज भी करना है। ठीक है, तो 30 मिनट में 25। अब आपके पास टाइम कितना बच गया? 30 प्लस 15 यानी 45 मिनट्स। जो आपके पास अब टाइम बच गया है वो 75 मिनट्स है। अब एक काम करिए, मैथ में आप यहां पर 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, यहां पर 40 मिनट, दोनों में से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप 40 मिनट दो, अगर मैथ स्ट्रांग है तो 40 मिनट दो, क्योंकि आपको उस सेक्शन में ज्यादा स्कोर करना है। अब मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है? अब ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस वाला जो पैटर्न है वो सिंडिकेट बैंक पीओ में फॉलो करेगा, बिकॉज सिंडिकेट बैंक पीओ जो एग्जाम करवा रहा है वो आईबीपीएस नहीं करवा रहा है, वो करा रहा है आपका बैंक ऑफ मणिपाल। और आपको मैं बता ही चुका हूं कि पेपर काफी इजी होने वाला है। काफी इजी मतलब क्या, उतना भी इजी नहीं, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि आप 130 140 डुएबल है, आप इतना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लो कहीं पर भी। ब्लड रिलेशन सर, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद आपके डाटा सफिशिएंसी, या फिर पजल आपको कम से कम 4 देखने को मिलेगा, यानी 20 नंबर की मिल सकते हैं, या फिर 25 यानी 5 पजल भी मिल सकता है। तो आपको पजल बेसिक से लेके हाई लेवल तक ट्राई करना है। आप पजल का आपका वीडियो का प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, मैंने बहुत सारे पजल करवाए भी हैं और रिसेंट में करवा भी रहा हूं। ठीक है, और जितने भी आप स्पीड टेस्ट देते हैं, हर स्पीड टेस्ट में किसी का भी स्पीड टेस्ट हो, आपको मिनिमम 3 या 4 पजल आपको देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप उस स्पीड टेस्ट में 4 के 4 या 5 के 5 पजल आप कर लोगे। आप 2 ही कर पाओगे, 3 ही कर पाओगे, लेकिन जो पजल छूट गया स्पीड टेस्ट के टाइम, जाकर फटाफट एनालाइज में आप उस पजल को उस वक्त ही आप देखना, बिकॉज अगर उस वक्त आप देखते हैं तो उस टाइम आप 1 या 2 न्यू टाइप के पजल आप सीखते भी हैं। तो अगर आप 15 स्पीड टेस्ट देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि 15 into 4 भी मैं करूं तो आप 60 नए पजल सीख रहे हैं, 60 पजल। और मुझे नहीं लगता 60 पजल के बाद भी आप 2 या 3 पजल एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके पास जो टाइम है वो 40 मिनट का टाइम है। ठीक है, मैंने आपको 40 मिनट दिया है रीजनिंग के लिए, और बाकी जो सेक्शन है सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज, इसके में बेसिक से लेके हाई लेवल तक और क्या क्या पैटर्न चेंज हो सकता है मैंने A to Z करवाया है हमारे चैनल पर, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पर वर्क करना है, या फिर वो ब्लड रिलेशन या इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, मशीन इनपुट और आउटपुट। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, अगर 5 नंबर स्किप भी कर दो, मान लो 5 नंबर आउट ऑफ 50 आप छोड़ दिए इनपुट और आउटपुट में, 5 नंबर वहां छोड़ दो, और मान लो आउट ऑफ 5 आप 2 पजल नहीं बना पाए, 2 पजल का मतलब 15 नंबर, फिर भी आपको 35 में 35 स्कोर करना है। ये आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज मैंने देखो 10 नंबर पजल के लिए छोड़े और 5 नंबर इनपुट और आउटपुट के लिए, बाकी 35 क्वेश्चन वही सेक्शन टॉपिक है जो आप 1 साल से बहुत दिन से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, और आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर भी होगा। तो मुझे नहीं लगता उस 35 क्वेश्चन में अगर आप 1-2 क्वेश्चन गलती भी कर दीजिए, मान लीजिए आप 1-2 क्वेश्चन गलती भी कर दिए, फिर भी आप 33 तो स्कोर कर ही रहे ना। ठीक है, तो कम से कम आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो बाकी टॉपिक है उसमें मुझे स्कोर करना है, और मैं बाकी वीडियो कराऊंगा भी, और मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया भी है रीजनिंग सेक्शन पे। ठीक है, तो देखो कितना स्कोर हुआ, 33 प्लस 40 73, 73 प्लस 20 93 हो गए। अब पेपर बहुत इजी आने वाला, मैं बार बार जिक्र इसी बात की कर रहा हूं कि ये बैंक ऑफ मणिपाल करवा रहा है, ना कि आईबीपीएस एग्जाम जो बहुत हार्ड होगा, जो आपका कट ऑफ 50-60 के तक आकर रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और ये 33 बहुत इंक्रीज भी हो सकता है अगर आप एक पजल ज्यादा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिए तो, और ये पॉसिबल है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस का पैटर्न उसके पजल होंगे। पेपर बैंक ऑफ जो बच्चे भी बीओबी का एग्जाम दिए थे, हर एक बच्चा 135 140 अटेम्प्ट कर रहा था, एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स भी। ठीक है, तो आप भी कर पाओगे, कोई बात नहीं है। अब मैं बात करूं मैथ का, देखो मैथ में 2-3 डीआई आएंगे, बाकी रॉन्ग नंबर सीरीज। अभी सीरीज आपको मेंस एग्जाम में रॉन्ग ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 15 नंबर तो यही कैरी कर रहा है। ठीक है, और 15 नंबर या 25-20 नंबर कैरी करेगा आपका डीआई, इसका मतलब 35। और जो 15 नंबर कैरी करेगा वो है आपका मिसलेनियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अर्थमेटिक, राइट। तो अर्थमेटिक में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं पर भी सम मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एजेस का, मिक्सर एलिगेशन, आप 2-3 चैप्टर पकड़ लो जिस पर आपका कमांड अच्छा है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर 2-3 चैप्टर को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप 3-4 नंबर इजीली कर पाओगे। ठीक है, यहां पर भी जो आपका स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 30 से 35 इतना। और आप बिल्कुल मत डरो कि भैया इतना स्कोर इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर इजी होगा, डूएबल होगा, आप इजीली कर पाओगे। अगर आप सारे मार्क्स को ऐड कर दो तो भी आपका जो मार्क्स है 125 प्लस है, 125 प्लस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो अगर आप एग्जाम से पहले 15 स्पीड टेस्ट देते हैं, देखो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह बात समझनी पड़ेगी जो आपके कंपटीटर है वो एक स्कूल में नहीं है। अब आपका कंपटीशन सिर्फ 50 बच्चों से नहीं है या फिर कॉलेज के बच्चों से नहीं है, आपका जो कंपटीशन है, जो आपके कंपटीटर है, पूरा इंडिया के बच्चों से है। ठीक है, अब आप बहाना भी नहीं बना सकते कि भैया 15 स्पीड टेस्ट नहीं होगा या फिर भैया इतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अब बच्चे जॉब छोड़कर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, अगर उन सारे बच्चों को भी कंपीट करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, एक्सक्यूज मत दीजिए, क्योंकि आप 17 से बहुत कुछ सीखे भी है, तो जो भी सीखे हैं वो एनफ है। बस जो स्पीड आपने 17 में पकड़ा है वो 18 में आपको नहीं छोड़ना है। आप विश्वास मानो, आपको सिर्फ 2 चीज पे वर्क करना है, सिर्फ 2 चीज पर। एक तो आप टाइम देख लो कि इतना टाइम है, इतने टाइम आपको हर सेक्शन में देना है। दूसरी बात, आपको जो वर्क करना है वो वर्क करना है जीके के ऊपर। ठीक है, और 17 से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो आपको इस पर वर्क करना है। ठीक है, जीके। सेकेंड टॉपिक आपको ये देखना है, ये वाला, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो कहां करना है, ये करना है स्पीड टेस्ट में। जितने भी आप स्पीड टेस्ट दोगे अपने माइंड में ये चीज बैठाकर आप स्पीड टेस्ट देना और कोशिश करना हर स्पीड टेस्ट में आप 95, 85, 100 स्कोर कर पाओ। ठीक है, और हर स्पीड टेस्ट के बाद आप एनालाइज करना कि आप क्या क्या छोड़ दिए, जो टॉपिक आप कर सकते थे उस टॉपिक को आप एट अ टाइम एग्जाम देते वक्त क्या नहीं कर पाए। तो एग्जाम देने के बाद एनालाइज करते वक्त आप हर 15 स्पीड टेस्ट के बाद आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आप स्पीड टेस्ट आपको देना है, दूसरा आपको इस पर वर्क करना है, तीसरी बात यह है कि आपको इंग्लिश में इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डे पढ़ना है, पर डे, प्लस न्यू पैटर्न के जितने भी क्लोज टेस्ट है जो 17 के एग्जाम में ट्रेंड कर रहे थे, डिफरेंट टाइप क्लोज टेस्ट, वो भी आपकी प्रैक्टिस करनी है। मैं पर डे 10 से 11 बजे के बीच में एक क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स प्लस एक आर्टिकल अपलोड करता हूं, तो आपको वो भी देखना है और प्रैक्टिस करनी है खुद से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्पीड टेस्ट देना है। स्पीड टेस्ट देने के बाद आपको पेपर एनालाइज करना है, और एनालाइज करते वक्त आप बहुत कुछ सीखोगे। एक तो अपनी गलती, क्या गलती हो रहा है, दूसरा आप पजल सीख रहे हो। आप मान लो एग्जाम में 5 पजल है, आप 4 पजल किए, 1 पजल नहीं किए, तो साथ साथ एक पजल सीख रहे हैं। 4 डीआई है, 2 डीआई किए, 2 डीआई नहीं किए, तो आप 2 डीआई भी सीख रहे हैं, प्लस आप अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन है वो भी देखना, 15 के 15 क्वेश्चन एनालाइज करते वक्त।
अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना तो बिल्कुल एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये आईबीपीएस का एग्जाम नहीं है, ये सिंडिकेट बैंक का एग्जाम है। जो बीओबी का एग्जाम बैंक ऑफ मणिपाल करवाया था वो इजी था, ये पेपर भी बहुत इजी होने वाला है। तो थोड़ा सा अगर आप सीरियस होते हैं तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट में बात करूं डिस्क्रिप्टिव का, तो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर मैंने बहुत सारे टॉपिक बनवाए भी हैं। आपके पास दो क्वेश्चन रहेंगे और वो कैरी करेगा 50 मार्क्स और जो टाइम है वो 30 मिनट्स। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है भैया स्पीड टेस्ट नहीं हो पाता है। देखो बहुत सारे बच्चे फेसबुक तो चलाते ही होंगे ना, फेसबुक करिए, चैटिंग करिए, लेकिन हाँ मोबाइल से नहीं, पीसी से। उससे क्या होगा, आपका स्पीड जो है वो बढ़ेगा। ये रियलिटी है, मतलब बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने, अब देखो अगर नॉर्मल स्पीड टेस्ट देने प्रैक्टिस करने जाओगे डिस्क्रिप्टिव का तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो फेसबुक करिए, चैटिंग करिए, वो स्पीड लेकर आइए अपने अंदर, तो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है इसमें भी। और कैसे करना है, मैंने डिस्क्रिप्टिव का जो वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना कि टॉपिक को कैसे अटेंड करना है, क्या क्या टॉपिक आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, मैंने बेसिक से लेके हाई लेवल तक करवाया है एक एक टॉपिक को। आप देख लेना, नॉर्मल कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम लिखिए सर्च में यूट्यूब के ऊपर और बगल में लिखिए सक्सेस की 98, वो टॉपिक आपके पास खुल जाएगा। टॉपिक देखो मैंने बेसिक से लेके हाई लेवल तक करवाया, उससे हार्ड नहीं आ सकता एग्जाम में। बस आपको वर्क करना है, जो मेन वर्क करना है वो स्पीड टेस्ट के ऊपर। अगर 15 स्पीड टेस्ट में अपने आप को, मान लो कि पहले दिन आपका जो स्कोर है वो 50 है, दूसरे 55, 60, 65, 75, 85, 100, 15 स्पीड टेस्ट देने के बाद अगर अपने आप में आप इंप्रूवमेंट देख पा रहे हैं तो वो जो बेनिफिट होगा वो आपको एग्जाम में मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, धरती पर ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि वो कितना भी पढ़ाई कर ले, वो कितना भी पढ़ाई कर ले और स्पीड टेस्ट ना दे तो वो एग्जाम के दिन ही जाकर एक एग्जाम में वो क्लिक कर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास, अगर आपके पास सारे टॉपिक पर आपका कमांड है और आप डायरेक्ट एग्जाम में गए बिना स्पीड टेस्ट दिए हुए, तो एग्जाम के दिन आप क्या सोचोगे, मुझे 130, 140 करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओगे। वहां पर आपके पास एक ही मौका है और उस मौके पर अगर आप नहीं कर पाए तो बहुत अफसोस होगा। तो जो एनवायरनमेंट आपका एग्जाम में होता है वो एनवायरनमेंट आप अपने घर में क्रिएट करो। ठीक है, घर में क्रिएट करने का मतलब ये है कि जैसा एनवायरनमेंट एग्जाम में होता है वैसा ही एनवायरनमेंट आप घर में क्रिएट कीजिए स्पीड टेस्ट देते वक्त, और हर दिन कुछ ना कुछ अपने गलती से सीखिए। ठीक है, बस नॉर्मल दो चीज करना है, स्पीड टेस्ट देना है, दूसरा आपको जीके पे वर्क करना है। जीके जितने अच्छे से अच्छे जगह आपको पढ़ना है जिससे आप आउट ऑफ 50-40 क्वेश्चन आप कम से कम कर पाओ। अब बच्चे लोग इतने क्वेश्चन कर आ रहे हैं, विश्वास मानिए इतने सारे बच्चे कर आ रहे हैं, जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए, आईबीपीएस क्लर्क मेंस या फिर आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, बच्चे लोग स्कोर कर आ रहे हैं। और मैं भी नोट्स आपको दे ही रहा हूं और दे भी दूंगा सब कुछ। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड्स नहीं है तो ग्रुप में ऐड्स हो जाना, मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।